नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। अपन बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की। किसकी बात कर रहे थे? वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे। और 10वीं क्लास के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने 1.1 में प्रश्नावली कौन सी है? 1.1 प्रश्नावली 1.1 में अपन ने क्या कर लिया था? 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अपन ने कितने सवाल हल कर लिए थे? 2 सवाल हल कर लिए थे। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? तीसरे क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर अपन इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अपन ने पीछे कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, उनमें भी क्या किया था? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। क्या किया था? अभाज्य गुणनखंड करके संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को? ये दे रखा है कि 12, 15 और कितना? 21 दे रखा है। 12, 15 और कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। इनका क्या ज्ञात करना है मेरे को? एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। 3 संख्याएं दी हुई है। मैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? बात करता हूं 12 की। 12 के क्या करता हूं? अभाज्य गुणनखंड करता हूं। क्या करता हूं? 12 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं मेरे पास में? इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 गुणा में कितना? 3। जब इसको घात के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर कितनी है मेरे पास में? 1 है। अब कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड जब मैं करता हूं, कितने के? 15 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो मैं 15 को लिख सकता हूं 3 गुणा में कितना? 5। तो इसको घात के रूप में लिखूंगा तो 3 की पावर कितनी? 1 और गुणा में 5 की पावर कितनी? 1। 5 की पावर कितनी? 1। अब कितना है मेरे पास में? 21 है। कितना है? 21 है। तो 21 की जब मैं बात करता हूं तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा में कितना? 7 लिख सकता हूं। 3 गुणा में कितना? 7। जब इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो कितने आते हैं? 3 गुणा में 7। इसको घात के रूप में लिखता हूं तो 3 की पावर 1 और गुणा में 7 की पावर भी कितनी? 1। जब अपन क्या करते हैं? इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में क्या होना चाहिए और एलसीएम में क्या होता है, वो अपन बात करते हैं। तो एचसीएफ में अपन ने पढ़ा था कि जो एचसीएफ होता है उसमें क्या करना है कि इन संख्याओं में ये जो इनके अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, इनमें क्या होना चाहिए? कोई संख्या उभयनिष्ठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए। कॉमन होनी चाहिए अपने पास में। क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। और उसकी घात क्या लेनी है अपने को? न्यूनतम घात लेनी है। क्या लेनी है? न्यूनतम घात लेनी है। तो मैं यहां देखता हूं मेरे पास में इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 3 दे रखा है। इसमें भी 3 है। इसमें भी कितना है? 3 दे रखा है। और इसकी न्यूनतम घात कितनी है? तीनों में 1 घात दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 घात दे रखी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 की पावर कितना? 1। और कोई संख्या क्या नहीं है इनमें उभयनिष्ठ नहीं है। तो मैं यहां कितना लिखूंगा? 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 का मान कितना? 3। तो मेरे पास में क्या आ गया? 12, 15 और 21 का क्या आ गया मेरे पास में? एचसीएफ आ गया। 12, 15 और 21 का क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। अब मैं बात करता हूं किसकी? एलसीएम की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? एलसीएम की बात करता हूं। तो एलसीएम में क्या पढ़ते हैं अपन? एलसीएम में क्या पढ़ा था कि ये जो अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं अपन को, क्या दे रखे हैं? इनके अभाज्य गुणनखंड जो दे रखे हैं अपने को, इनमें क्या लेना है? प्रत्येक संख्या को लेना है। क्या लेना है? प्रत्येक संख्या को लेना है। और क्या होना चाहिए? उसकी घात क्या होनी चाहिए? अधिकतम घात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिकतम घात मेरे पास में होनी चाहिए। तो मैं देखता हूं इसमें क्या है? प्रत्येक संख्या 2 दे रखी है, 3 है, इसमें 3 है। तो ये आ गया मेरे पास में 3। यहां कितना है? 5 है। और यहां कितना है? 7 है। तो मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूं कि यहां लिख लेता हूं 2 गुणा कितना? 3 गुणा में कितना? 5 और गुणा में कितना? 7। अब मैं इनकी बात करता हूं, इनकी अधिकतम घात लेनी है। तो अधिकतम घात कितनी है? 2 की 2 दे रखी है। तो मैं लिख देता हूं 2 की पावर कितनी? 2। फिर 3 की अधिकतम कितनी है? 1 है। 5 की भी कितनी है? 1 है। और 7 की भी कितनी की अधिकतम घात है?
1 दे रखी है। जब इनका गुणनफल करता हूं तो कितना आता है मेरे पास में, 2 की पावर 2 का मान कितना हो गया, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में कितना 7, कितना आ गया 7। अब इनका गुणा करता हूं, 4 3 कितने हो गए 12 हो गए, 12 का 5 से किया कितने हो गए 60 हो गए, कितने हो गए 60 हो गए, और 60 का कितने से किया 7 से किया, कितने से किया 7 से, तो 7 से किया कितने 42, कितने आ गए 420 आ गए, कितने आ गए 420 आ गए। ये क्या आ गया मेरे पास में, तीनों संख्याओं का 12 15 और 21 का क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्या आ गया एलसीएम आ गया मेरे पास में आ गया। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 संख्याएं दी हुई है, कितनी संख्याएं दी हुई है 3, तीनों को मैं लिख देता हूं 17 है, 23 और कितना है 29 दे रखा है। एक बात मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि ये जो मेरे को तीनों संख्याएं दी हुई है, ये जो मेरे को क्या दी हुई है, तीनों संख्याएं दी हुई है, ये क्या है, तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों की तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें इनके अलावा और एक के अलावा, इन स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसका नहीं भाग जाता, कोई संख्या का क्या नहीं जाता, भाग नहीं जाता। तो जब मैं इनके गुणनखंड करता हूं तो इनके साथ में क्या लगा देता हूं, 1 लगा देता हूं और उसी संख्या को लिख देता हूं, 1 गुणा में 23 और 1 गुणा में कितना 29, और पावर लगाऊंगा तो 1 1 पावर आ जाएगी इनकी, कितनी पावर आ जाएगी, 1 1 पावर आ जाएगी। फिर बात करता हूं एचसीएफ की, किसकी बात करता हूं, एचसीएफ की बात करता हूं। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करूंगा, वही तरीका है मेरे पास में, कॉमन होनी चाहिए संख्या, क्या होनी चाहिए, कॉमन संख्या होनी चाहिए तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में, और क्या लेनी है, उसकी न्यूनतम घात लेनी है, क्या लेनी है, न्यूनतम घात। तो देखता हूं तीनों में क्या है, 1 1 और 1, तीनों में क्या है 1 दिया हुआ है, और 1 की घात कितनी है, अधिकतम न्यूनतम घात कितनी है मेरे पास में 1 है, तो 1 आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। 17 23 और 29 का क्या आ गया मेरे पास में, एचसीएफ है 1 आ गया। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि कोई भी संख्या अपने को दी हुई है और वो तीनों की तीनों हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, कितनी भी संख्याएं हो, क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, सारी की सारी संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो उनका हमेशा और हमेशा एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। जब एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम की मैं जब बात करता हूं तो अभाज्य संख्याएं जब दी हुई होती है मेरे को, तो उनका एलसीएम जब मैं ज्ञात करता हूं तो क्या आएगा, तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही क्या आएगा, तीनों का इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 क्या आ जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29, ये क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। गुणनफल करता हूं तीनों का, तो गुणनफल कितना आता है, 17 का कर लेता हूं 23 के साथ में, 7 ये 21 हो गई, 1 आ गया, 7 2 14 और कितने 2 हो गए 16 हो गए। फिर कितना 1 का किया तो 3 और 2 कितना आ गया 1, ये 9 और ये कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 391 हो गया, इसका किसके साथ करना है, 29 के साथ में करना है, तो 29 के साथ में कर लेते हैं, किसके साथ में 29 के साथ में, तो 9 एकम 9 नमा नमा कितना हो गया 81 हो गया, 1 आ गया। फिर 9 का किया 3 के साथ तो 27 और 27 और 8 कितने हो गए 35 हो गए, कितने हो गए 35 हो गए। फिर दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो 2 का 2 18 हो गया। फिर ये कितना 6 और 1 कितना 7 हो गया, ये 9 और ये कितना 3 और ये 8 और 5 कितने हो गए 13 हो गए। 7 और 3 10 कितना 11, 11,339 आएगा, कितना हो गया 11,339। तो यह लिख देता हूँ कितना है 11,339, कितना आया 11,339। ये क्या आ गया, इन संख्याओं का एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे में दे रखा है 8 9 और कितना 25, 8 9 और कितना
25। तो 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2, तो यहाँ 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की पावर कितनी कर देता हूँ, 3 घात के रूप में जब लिखता हूँ। फिर यहाँ लिख सकता हूँ 9 को 3 गुणा में 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर यहाँ बात करता हूँ 5 की, तो 5 गुणा में 5 कितना, 25, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। जब इनके एचसीएफ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एचसीएफ की बात करता हूँ, तो एचसीएफ में अपन ने पढ़ा है कि तीनों संख्याओं में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ संख्या होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ संख्या लेते हैं, देखते हैं उभयनिष्ठ है कि नहीं है। इसमें 2 हैं सारे के सारे, इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 5 है। यहाँ पर मेरे पास में क्या नहीं है, कोई भी संख्या क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ एचसीएफ जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। जहाँ कोई संख्या क्या नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, वहाँ कितना लेते हैं, एचसीएफ 1 लेते हैं। फिर बात करता हूँ एलसीएम की, किसकी बात करता हूँ, एलसीएम की बात करता हूँ। तो एलसीएम में कितना दे रखा है, एलसीएम कोई उभयनिष्ठ संख्या तो है ही नहीं, तो पूरी की पूरी संख्याएं ले लेता हूँ। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा में कितना, 5 की पावर 2। जब इनका करता हूँ गुणनफल कितना आता है, 8 गुणा 9 गुणा 25। इनका गुणनफल करता हूँ, 25 को 8 से किया, 25 8 कितने हो गए, 200, और 200 को 9 से किया तो कितना आया, 1800 आ गया। कितना आ गया, 1800। ये क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से क्या करना है अपने को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में तो क्या होना चाहिए कि प्रत्येक संख्या लेनी होती है और उसकी क्या लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। और एचसीएफ में क्या लेना है अपने को, उभयनिष्ठ संख्या होनी चाहिए और उसकी घात क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं। तो चौथे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब अपन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, ये दिया हुआ है कि 2 संख्याएं हैं। क्या है, 2 संख्याएं हैं, 306 और 657। इनका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 306 657 का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं अपन को कि अपन ने एक चीज पढ़ी थी पहले ही कि 2 संख्याएं दी हुई हो मेरे पास में, कि 2 संख्याएं दी हुई हो तो उनका जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के एचसीएफ और किसके, एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इस पर अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था। तो ये अब देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे को ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है कितने का, 306 और 657 का। तो मैं क्या करता हूँ, 306 और 657 कितना, 657 का क्या कर देता हूँ, गुणनफल कर देता हूँ। और इनका क्या, एचसीएफ कितने का, 306 और 657 का, इनका क्या देता हूँ, इसमें भाग दे देता हूँ। तो क्या करता हूँ, 306 गुणा 657 भाग कितना, 9, क्योंकि कितना दिया हुआ है एचसीएफ, 9 दिया हुआ है। दोनों का क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है एचसीएफ। तो मैं 306 में 9 का भाग देता हूँ, कितना आया, 9 का भाग देता हूँ, या फिर इसमें दे देता हूँ कि 9 सते 63, 9 सते कितने, 63 आ गया। कितनी बार गया, 7 बार गया। बच गए कितने, 2 बच गए। तो 9 तिये कितने हो गए, 27, 73 बार गया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब ये कट गया यहाँ से, कितनी बार, 73 बार कट गया। तो अब क्या करता हूँ, 306 का गुणा कितने के साथ, 73 के साथ क्या करना है, गुणनफल करना है। तो यहाँ कर लेता हूँ 306 गुणा कितना, 73 गुणा कितना, 73 कर लेता हूँ। 3 का क्या, 6 तिये 18, 1 बच गया और ये लगा दिया 1। फिर कितना, 3 का 3 के साथ तो 9 हो गया। फिर गुणा करता हूँ 7 का, तो 7 छक्के 42, 4 बच गए। ये कितना, 4 आ गया। 7 ये कितने, 21, ये आ गया मेरे पास में इनका गुणनफल। तो कितना आया, 8, ये 3
और ये 3 कितना हो गया 1 और 2 और ये कितना 2, 22,338 आ गया। कितना आ गया 22,338 आ गया। तो ये इनका क्या आ गया मेरे पास में गुणनफल आ गया 22,338, इनका क्या आ गया गुणनफल आ गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास में एलसीएम हो गया कितने का 306 और 657 का। क्या किया अपन ने क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है कि दोनों संख्याओं के एचसीएफ और किसके एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो मेरे को क्या ज्ञात करना था एलसीएम ज्ञात करना था। तो मैंने क्या किया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो था उसमें भाग दे दिया किसका एचसीएफ का। किसका भाग दे दिया एचसीएफ का भाग दे दिया। तो मैंने भाग दिया 9 का भाग दिया 657 में कितनी बार गया 73 बार गया। कितनी बार गया 73 बार। तो ये क्या आ गया मेरे पास में 73 का गुणा 306 के साथ गुणा किया अपन ने कितना आया 22,338 आया। कितना आया 22,338 आया। तो ये क्या आ गया मेरे पास में एलसीएम आ गया। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं। देखिएगा अब अपन बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में अपन पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्याख्या करो कि 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस में कितना दे रखा है 13 दे रखा है। ये क्या है मेरे पास में क्या है और दूसरा क्या दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा कितना 3 गुणा में 2 और गुणा में 1 प्लस में 5। ये क्या है भाज्य संख्याएं हैं। और ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों दे रखी है अपने को। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं मेरे पास में बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों देख लेते हैं अपन कि ये संख्याएं जो दे रखी है क्या दिया हुआ है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में कितना 13। और ये जो संख्या है ये गुणनफल जो है इनका ये क्या है भाज्य संख्याएं हैं। क्या है भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती है मेरे पास में कि वे संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या होती है जिनके गुणनखंड या फिर जिनके गुणनखंडों में क्या हो 2 या 2 से अधिक संख्याएं क्या आए मेरे पास में 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो उनके गुणनखंड में। वो कौन सी संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनके गुणनखंड में अधिकतम कितनी संख्याएं आए 2 संख्याएं आए। अधिकतम कितनी संख्याएं आए 2 संख्याएं आए। वो क्या होती है मेरे पास में अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं होती है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं और ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले बात करता हूँ 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13 की मैं क्या करता हूँ बात करता हूँ। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में कितना दे रखा है 13। तो मैं इसमें क्या करता हूँ सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ 7 गुणा 11 और 13 को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास में ये हट जाएगा यहाँ से और प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ 1 गुणा कितना 1 और प्लस में 1 यहाँ बाहर कितना बच गया 13 बच गया। क्या बच गया 13 बच गया। फिर क्या करता हूँ इनका गुणनफल कर लेता हूँ और ये कितने हो गए सतंतर। 7 का 11 से किया सतंतर और 1 से किया तो सतंतर ही आएगा। प्लस में कितना 1 और गुणा में कितना है मेरे पास में 13 है। कितना है 13 है और सतंतर और 1 ये कितना हो गया 78 हो गया। गुणा में कितना 13 और फिर मेरे पास में इसके मैं क्या करता हूँ अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा में 13। तो ये क्या आ गया इसका 2 की पावर कितनी 1 और गुणा में 3 की पावर कितनी 1 और 13 की पावर कितनी 1। तो मैं बात करता था कि ये कौन सी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं। तो क्यों है क्योंकि इसके गुणनखंड में मेरे पास में 3 संख्याएं आई हैं। कितनी संख्याएं आई है 3 संख्याएं मेरे पास में आई है। इसके भाज्य गुणनखंड जब करता हूं तो कितनी संख्याएं आई है 3 संख्याएं आई है। तो ये क्या है मेरे पास में भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या
है। ये जो संख्या दी हुई थी ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब बात करता हूँ इसकी, तो 7 गुणा में 6, 5, 4, 3, 2 और कितना 1 प्लस में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसकी जब गुणनफल की बात करता हूँ तो इसका कितना आता है, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और फिर कितना 1 और गुणा में कितना 1, क्योंकि 5 को यहाँ से हटा दिया मैंने, प्लस में कितना बच गया, 1 बच गया और ये क्या आ गया, 5 बाहर आ गया। क्या आ गया, 5 बाहर आ गया मेरे पास में। इनकी क्या करता हूँ, बात करता हूँ। जब इनका गुणनफल करता हूँ तो ये कितना आता है, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में कितना है, 1 दे रखा है। 7 का गुणा करता हूँ 6 से 42, 42 का 2 से कर दिया, कितने आ गए 84, 84 का कितने से 12 से, कितने से 84 गुणा 12 प्लस में कितना 1, कितना 1 आएगा। फिर कितना है गुणा में 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो जब इनका गुणनफल करता हूँ तो 12 चौके कितने हो गए 48, 48 का 8 हो गया। फिर 12 8 कितने हो गए, 12 7 84, 12 8 96, 96 और कितना यहाँ आया था 48, तो 96 और 4 कितने हो गए 1000, कितने हो गए ये 96 और 4 100 हो गए। तो ये हो गया 1008 हो गया। और गुणा में कितना है, प्लस में 1 है पहले 1 और गुणा में कितना है 5 है, तो ये कितना हो गया 1009, कितना हो गया 1009 और गुणा में कितना 5, गुणा में कितना 5। और यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि गुणा में कितना 1 है। यहाँ भी जब मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ भी क्या है मेरे पास में, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहे हैं, इसके 3 अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। इसको भी और तोड़ सकता हूँ मैं, 1009 को भी और तोड़ सकता हूँ टुकड़ों में, अभाज्य गुणनखंडों में क्या कर सकता हूँ, विभाजित कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास में, तो इतना ही करके देखता हूँ। तो 3 इसके क्या आ रहे हैं मेरे पास में, अभाज्य गुणनखंड 3 संख्याएँ आ रही हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये भी क्या है, एक प्रकार से भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है मेरे पास में। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 2 से अधिक संख्याएं आई, एक को क्या करते हैं, शामिल करते हैं अपन। तो क्या आए, 2 या 2 से अधिक संख्याएं आए तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और जिसके गुणनखंड करते हैं अपन, जिसमें क्या आए, 2 संख्याएं आए, जिसमें से एक तो क्या हो, 1 दिया हुआ हो मेरे पास में और एक कोई दूसरी संख्या हो, तो वे कौन सी संख्याएं होती हैं मेरे पास में, अभाज्य संख्याएं होती है। अब अपन बात करते हैं छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखिए अब अपन बात करते हैं छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठे क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है, छठे क्वेश्चन में दे रखा है कि जांच करो कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या जांच करनी है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर कितनी दे रखी है, n दे रखी है, उसका क्या मान जो है मेरे पास में, अंक किस पर, 0 पर, अर्थात 0 पर क्या समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अपन बात करते हैं, अपन ने पढ़ा था कि मेरे पास में 6 की पावर n या फिर 4 की पावर n हो, कितने की भी पावर क्या हो, n हो, तो वो क्या है कि 0 पर समाप्त होने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए। अपन ने पढ़ा था कि उसके जब अभाज्य गुणनखंड करता हूं, किसी संख्या की घात का मान 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 का होना आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है। किसका, 2 और 5 का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। किसी संख्या का मान जो है मेरे पास में, घात का जो मान है, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितना भी दे रखा हो मेरे पास में, उसकी जो घात है
उसका मान क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए मेरे पास में क्या होना जरूरी है, उसके अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वहां पर क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना जरूरी होता है। 2 और 5 का होना क्या होता है, जरूरी होता है। अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों शामिल हैं, मेरे पास में दोनों क्या हैं, शामिल हैं, तो वह संख्या क्या होगी, उसकी जो घात है वह किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो मेरे को यहाँ दे रखा है 6 की पावर n दे रखी है, तो इसकी मैं जब बात करता हूँ तो 6 की पावर कितनी दे रखी है, n दे रखी है। इसके जब अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो आता है 2 गुणा 3 और इसकी पावर कितनी, n। यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर n और गुणा में 3 की पावर n। अब इसमें मैं देखता हूँ कि 2 तो शामिल है मेरे पास में, 2 तो क्या है, दिया हुआ है, और क्या नहीं है मेरे पास में, 5 नहीं है। यहाँ क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो इस संख्या का जो मान है मेरे पास में, किसी भी पावर या n दे रखा हो, m दे रखा हो, चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो, तो इसका मान क्या नहीं समाप्त हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं मैंने, इनमें क्या नहीं है, 5 नहीं है। 2 तो दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, 5 नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर इसमें 5 और दिया हुआ होता, 3 भी दिया हुआ होता, या क्या दिया हुआ होता, 5 और दिया हुआ होता, तो मेरे पास में यह संख्या किस पर समाप्त होती, 0 पर समाप्त होती। अब देखिए अपन बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि कोई खेल मैदान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोई ये क्या है मेरे पास में, खेल मैदान है, वर्ताकार क्या दिया हुआ है, खेल मैदान दिया हुआ है, और 2 व्यक्ति हैं मेरे पास में, एक लड़का है और एक लड़की है। वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार पथ में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक का नाम है सोनिया, क्या नाम है, सोनिया, और एक कौन है, रवि है। क्या है, रवि है। रवि जो है, ये सोनिया जो है, ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। कितने मिनट में, 18 मिनट में। और रवि कितने मिनट में, 12 मिनट में क्या करता है, चक्कर पूरा कर लेता है। कितने मिनट में, 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। तो फिर अपने को क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जब ये प्रारंभिक स्थान से एक ही समय पर क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः जब ये मिलेंगे, पुनः जब क्या होंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे, तो किस टाइम पर मिलेंगे या फिर किस समय पर दोनों मिलेंगे। अगर एक को 18 मिनट लगते हैं और दूसरे को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, तो एक साथ दोनों के मिलने का समय ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम ज्ञात करना होगा। दोनों का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। कितने का, 12 व कितने का, 18 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे 12 और 18 का एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा में कितना, 3। यहाँ 2 की पावर कितनी, 2 और 3 की पावर कितनी, 1। वही काम मेरे पास में 18 है, कितना है 18। तो 18 के जब क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18। तो 2 की पावर 1 और गुणा में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आ गई। अब इनका क्या करता हूँ, एलसीएम ज्ञात करता हूँ। क्या ज्ञात करता हूँ, एलसीएम ज्ञात करता हूँ। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों में से प्रत्येक संख्या को लेना है। दोनों में से क्या लेना है, प्रत्येक संख्या को लेना है, और उसकी क्या लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो दोनों में से दोनों को ले लेता हूँ, 2 को ले लिया और कितने को ले लिया, 3 को ले लिया। इनकी अधिकतम घात कितनी है, 2, और यहाँ भी अधिकतम कितनी, 2। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो यहाँ कितना आएगा, 2 की पावर 2 का मान 4 और 3 की पावर 2 का मान 9। तो 9 का 4 से गुणा किया, कितना आया, 36 आया। दोनों जब एक साथ मिलेंगे, दोनों क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे, तो कितने मिनट पर मिलेंगे, 36 मिनट पर दोनों एक साथ
मिलेंगे। क्या होंगे? दोनों एक साथ 36 मिनट पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान से एक साथ दोनों क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः वे कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद वही उसी स्थान पर जहां से उन्होंने क्या किया था? चलना प्रारंभ किया था, वापस वहीं के वहीं मिलेंगे। तो ये अपने पास में अपनी प्रश्नावली 1.1 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे 1.2 की और उसके एग्जाम्पलों की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।